दोस्तों नमस्कार। आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल GS बायो सर में। दोस्तों रेलवे ने बहुत सारे एग्जाम्स को कंडक्ट करवाने के लिए बहुत सारे नोटिफिकेशन जारी किया है और इसी तारतम्य में दोस्तों 1 मार्च को अंतिम तारीख थी रेलवे ग्रुप डी की, जिसमें बहुत सारे ऐसे प्रश्न पूछे जाएंगे जो सबसे आसान होंगे लेकिन काफ़ी घुमावदार भी होंगे। दोस्तों प्रश्न के नेचर को समझना सबसे बड़ा चुनौती होता है और किसी भी परीक्षार्थी के लिए एग्ज़ाम हॉल में बैठ के पेपर सॉल्व करना और एग्ज़ाम हॉल के बाहर बैठ के पेपर सॉल्व करने में काफ़ी अंतर होता है। जो प्रश्न एग्ज़ाम हॉल के बाहर बन सकता है वो एग्ज़ाम हॉल के अंदर कुछ डाउटफुल ज़रूर हो जाता है। तो दोस्तों आपके कोई सवाल डाउटफुल ना रहे, इसीलिए मैंने कुछ चुनिंदा सवालों को यहाँ लेके आया हूँ और ये सीरीज़ दोस्तों अब आपके साथ हम कंटिन्यू शेयर करते रहेंगे ताकि आप लोगों का जो नॉलेज है दिनों दिन बढ़ते रहे। तो दोस्तों स्टार्ट करते हैं आज का पहला सेशन। तो दोस्तों सवाल ये है कि वेग कैसी राशि है। आपको बता दो दोस्तों कि जो वेग है सदिश राशि में तो आता है, लेकिन सदिश राशि क्या होती है। दोस्तों सदिश राशि वे राशि होती है जो जिन्हें परिमाण होता है, परिमाण मीन्स मैग्नीट्यूड, और दिशा होती है, अर्थात परिमाण और दिशा दोनों हो उसे सदिश राशि कहते हैं और वेग एक सदिश राशि का बेहतर एग्जाम्पल है। दूसरा क्वेश्चन है दोस्तों, संविधान के प्रारूप पर अंतिम वाचन कब हुआ। तो दोस्तों जो संविधान के प्रारूप पर जो अंतिम वाचन हुआ था वो हुआ था 26 नवंबर सन 1949 को। दोस्तों 26 नवंबर 1949 को संविधान के 3 वाचन हुए और तीसरा जो वाचन था वो अंतिम वाचन था और यहीं पर संविधान बन के पूर्ण रूप से तैयार हो चुका था। तो दोस्तों इसका जो आंसर आएगा वो आएगा 26 नवंबर। ठीक है दोस्तों, चलिए अगला क्वेश्चन, कौन सा तत्व सबसे ज़्यादा सक्रिय होता है। दोस्तों आपको बता दूं कि जो सोडियम होता है, सोडियम जो होता है हम इसे केरोसिन में रखते हैं। इसका रीज़न क्या है दोस्तों, केरोसिन में रखने का रीज़न ये होता है कि ये बहुत ज़्यादा एक्टिव होता है, इसीलिए इसके एक्टिवनेस को कम करने के लिए इसे केरोसिन के तेल में रखा जाता है। तो इसका जो आंसर आएगा दोस्तों ये आएगा सोडियम। सोडियम एक धातु है और जो सबसे तीव्र और तेज, सबसे ज़्यादा एक्टिव धातु कहलाती है। ठीक है दोस्तों, चलिए अगला क्वेश्चन है कि किस स्थान पर बुद्ध ने 5 सन्यासियों के साथ संघ की स्थापना की। दोस्तों आपको बता दूं कि बुद्ध जी ने, मतलब भगवान बुद्ध ने बौद्ध धर्म की स्थापना की और अपने सबसे पहले उसने अपने 5 अनुयायियों को ही क्या किया, अपना सबसे पहले उसने प्रवचन दिया और इन 5 सन्यासियों के साथ मिलकर उन्होंने जो अपना संघ की स्थापना की, वो संघ की स्थापना की दोस्तों सासाराम में। कहाँ की दोस्तों, सासाराम में। ठीक है, याद रखिएगा। चलिए अगला सब क्वेश्चन है, किस उमा की तपस्या शिव पार्वती बसंत प्रमाण किस चित्रकार की उत्कृष्ट कृति है। आपको दोस्तों ये क्या है, कुछ चित्र है जैसे शिव पार्वती का, बसंत प्रमाण, और ठीक है, तो यहाँ कोई रचना नहीं है बल्कि चित्र है शिव और पार्वती का और बसंत प्रमाण। तो ये जो चित्रकार था दोस्तों इनका नाम क्या था। तो दोस्तों इनका नाम था नंदलाल बोस। क्या नाम था दोस्तों, नंदलाल बोस। याद रखिएगा ये सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न है, कई बार प्रश्न में पूछा गया है कि शिव पार्वती के चित्रकार कौन है। तो इसका आंसर क्या है दोस्तों, नंदलाल बोस। चलिए अगला क्वेश्चन है सौरमंडल की खोज किसने की। तो सौरमंडल की खोज किसी दोस्तों कॉपरनिकस ने, किसने की थी, कॉपरनिकस ने की थी। कॉपरनिकस ने सौरमंडल की खोज की थी। हमारे सौरमंडल में कुल ग्रहों की संख्या वैसे पहले 9 थी, लेकिन अब जो हम वैलिड जो है वो 8 है दोस्तों। याद रखिएगा, मुझे कमेंट में ज़रूर बताइएगा कि 9वां कौन सा ग्रह है जो ग्रहों की सूची से बाहर कर दिया गया और इसे कब किया गया। चलिए अगला प्रश्न है, भारत में निर्मित पहला उपग्रह प्रक्षेपण वाहन कौन सा था। सवाल क्या है दोस्तों, सबसे पहले समझिए, पहला उपग्रह प्रक्षेपण मतलब उसे सैटेलाइट को लॉन्च करने के लिए जो वाहन बनाया गया था उसका नाम क्या है। तो उसका नाम था दोस्तों SLV-3। SLV-3 मतलब सैटेलाइट लॉन्चिंग व्हीकल, मतलब एक ऐसा वाहन जिससे हम सैटेलाइट को क्या कर सकते हैं, लॉन्च कर सकते हैं। तो इसका नाम था दोस्तों सैटेलाइट लॉन्चिंग व्हीकल 3। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है कि राष्ट्रीय जनसंख्या आयोग किस मंत्रालय के अधीन काम करता है। ये सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, सबसे महत्वपूर्ण सवाल है। सवाल अब तक लोगों ने सिर्फ यही पढ़ा है कि जनसंख्या जो दिवस है कब मनाया जाता है। तो 11 जुलाई को विश्व जनसंख्या दिवस मनाया जाता है। हर 10 साल में जनसंख्या की गणना की जाती है। ठीक है, ये सवाल एक कॉमन है दोस्तों। लेकिन अगर पूछा गया कि भाई जनसंख्या आयोग
किस मंत्रालय के अधीन है? तो इसका आंसर क्या आएगा? तो इसका आंसर आएगा दोस्तों स्वास्थ्य मंत्रालय। क्या आएगा? स्वास्थ्य मंत्रालय। क्लियर? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा अगला सवाल है, वज्रयान बौद्ध धर्म में बुद्ध बोधिसत्व की संगिनी को क्या कहा जाता था? ये बहुत शानदार क्वेश्चन है दोस्तों, और इसे कहा जाता था तारा। इसे क्या कहा जाता था दोस्तों? तारा। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन को जरूर याद रखिएगा क्योंकि ये बहुत सारे परीक्षाओं में पूछा गया क्वेश्चन होता है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन हमारा है कि ठनी बनी किस चित्र शैली से संबंधित थी? जो ठनी बनी शैली है ना, ये किशनगढ़ शैली कहलाती है। कौन सी कहलाती है? किशनगढ़। किशनगढ़ दोस्तों, किशनगढ़ राजस्थान से रिलेटेड ये जगह है किशनगढ़। ठीक है, तो यहाँ पर जो शैली, जिस शैली में ये चित्र बनाए जाते थे ठनी बनी, ये किशनगढ़ शैली थी। ठीक है दोस्तों, चलिए याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, 80% से अधिक कोशिकाओं में पाया जाने वाला पदार्थ कौन सा है? दोस्तों, हम सबकी बॉडी में सबसे ज़्यादा जो मात्रा में तत्व होता है, जो पदार्थ होता है, वो होता है जल। क्या होता है दोस्तों? जल। ठीक है, तो ये याद रखिएगा, जल 80% ज़्यादा मात्रा में पाया जाता है, वो कोशिकाओं में पाया जाता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है। अगला सवाल है, संविधान सभा द्वारा कब संविधान को पारित किया गया? कब पारित किया गया? एक क्वेश्चन बहुत अच्छा क्वेश्चन है, कब पारित किया गया भाई? तो ये किया गया 26 नवंबर सन 1949 को संविधान को पारित कर दिया गया कुछ हिस्सा, और उसको अंतिम रूप से कब लागू किया गया? तो इसे लागू किया गया 26 जनवरी 1950 को। इसीलिए भारत जो गणतंत्र हुआ था वो हुआ था 26 जनवरी 1950 को। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है, न्यूटन की गति का प्रथम नियम क्या कहलाता है? ये बहुत प्यारा क्वेश्चन है क्योंकि न्यूटन की गति के प्रथम नियम को जड़त्व का नियम भी कहते हैं, पहला याद रखिए। इसे गैलीलियो का नियम भी कहते हैं, ये भी याद रखिए। गैलीलियो का नियम, जड़त्व का प्रथम नियम और गति का प्रथम नियम, इसके 3 नाम है दोस्तों। इसका सिंपल सा कॉन्सेप्ट ये है कि कोई गति, अगर कोई वस्तु गतिशील है तो गतिशील ही रहेगी, कोई अगर स्थिर है तो स्थिर रहेगी, जब तक कि आप उस पर कोई बाह्य बल न लगा दिया जाए। ठीक है, तो याद रखिएगा कि कोई वस्तु अगर गतिशील है तो गतिशील रहेगी, स्थिर है तो स्थिर रहेगी, जब तक कि उस पर कोई बाह्य बल न लगाया जाए। इस नियम को क्या कहते हैं? न्यूटन के गति का प्रथम नियम कहा जाता है। ठीक है, और इसी को गैलीलियो का नियम बोलते हैं और इसी को जड़त्व का नियम भी कहा जाता है। ठीक है, चलिए अगला सवाल हमारा है, कलिंग युद्ध का वर्णन अशोक की किस शिलालेख में मिलता है? दोस्तों, अशोक ने कलिंग युद्ध के बाद उसका हृदय परिवर्तन हुआ, ये घटना आती है, कई बार पूछा गया है, लेकिन इसका आंसर आएगा दोस्तों 13वां शिलालेख। कौन सा शिलालेख? 13वां। 13 हो गया दिल खट्टा खट्टा। ठीक है, तो याद रखना 13वां शिलालेख, इसका हृदय क्या हो गया दोस्तों? परिवर्तन हो गया, और इस विशाल युद्ध का वर्णन 13वें शिलालेख में अशोक के द्वारा किया गया। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है, विश्व प्रसिद्ध मोनालिसा किसकी कृति है? अब दोस्तों मोनालिसा क्या है? अभी आप लोगों ने, हमने कुंभ में एक लड़की मोनालिसा नाम की चर्चाओं में रही, वो मोनालिसा नहीं, लेकिन हाँ उससे रिलेटेड, उसके नाम से रिलेटेड एक कृति दुनिया में फेमस हुई जिसको लियोनार्डो द विंची ने बनाया। किसको बनाया? लियोनार्डो द विंची ने इस कृति का निर्माण किया था। कौन सी? मोनालिसा। ठीक है दोस्तों, तो मोनालिसा बनाया लियोनार्डो द विंची ने, इसे बनाया था। ठीक है, याद रखिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन है, सौरमंडल का सबसे ऊंचा पर्वत निक्स ओलंपिया किस ग्रह पर स्थित है? ठीक है दोस्तों, किस ग्रह पर स्थित है? निक्स ओलंपिया। अब हमारे पृथ्वी पर सबसे बड़ा पर्वत जो है वो माउंट एवरेस्ट है, 8,848 मीटर, मतलब 8.8 किलोमीटर करीब, राइट। ये तो लेकिन इससे 3 गुना ज़्यादा है, मतलब 24 किलोमीटर करीब। ठीक है, तो इसका नाम है दोस्तों मंगल ग्रह। किस ग्रह पर है ये? मंगल ग्रह पर। ठीक है, याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, शिशु मृत्यु दर में कितने वर्ष की आयु के पूर्व मृत शिशु को शामिल किया जाता है? दोस्तों, भारत के अंदर जो सबसे बड़ी समस्या एक समय थी वो थी शिशु मृत्यु दर, यानी जन्म के समय, यानी 1 वर्ष से कम
आयु के बच्चों का उचित समय पर इलाज ना हो पाने की वजह से शिशु मृत्यु दर का जो रेशो था वो बहुत ज़्यादा था। लेकिन वर्तमान में सरकार की विभिन्न सारी योजनाएं और सरकार की जो कल्याणकारी कार्य है उनकी वजह से जो शिशु मृत्यु दर का जो आंकड़ा है दोस्तों काफ़ी ज़्यादा नीचे चला गया। मतलब हम लोगों ने इस क्षेत्र में काफ़ी अच्छा क्या कर लिया, सुधार कर लिया। ठीक है, तो याद रखिएगा 1 वर्ष से कम आयु के बच्चों। ठीक है, चलिए नेक्स्ट अगला सवाल हमारा है, बाजार के निरीक्षक को क्या कहा जाता था। दोस्तों बाजार के निरीक्षक को मुगल कालीन शासनकाल में सहना ये मंडी कहा जाता था। क्या कहा जाता था दोस्तों, सहना ये मंडी कहा जाता था। याद रखिएगा मंडी का वो निरीक्षण करता था। ठीक है, तो सहना ये मंडी कहा जाता था। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों हमारा, मिथिला पेंटिंग किस राज्य की प्रसिद्ध चित्रकला शैली है। मिथिला पेंटिंग, तो मिथिला जो पेंटिंग है ना दोस्तों ये मधुशाला या मधुबाला क्या कहेंगे, तो ये मधुबनी है। समझ लो मधुबनी क्या है, जिला है, और ये कहाँ है, बिहार में। कहाँ है ये, बिहार में है मधुबनी जिला। बहुत फेमस पेंटिंग कहलाती है मधुबनी पेंटिंग। ठीक है, आप हमारे जो बहुत सारे बसों, सरकारी बसें और ट्रेनों पर जो एक विशेष चित्रकारी उकेरी गई है ताकि उसका प्रचार प्रसार किया जाए, तो उसे कहा गया है मिथिला पेंटिंग। लेकिन ये जो मधुबनी पेंटिंग है ये बिहार में, और मिथिला पेंटिंग भी बिहार में। तो लेकिन मिथिला जो राज्य है उसे, बिहार को पहले मिथिला राज्य कहा जाता था। ठीक है, तो इसका आंसर क्या आएगा, बिहार। ठीक है, चलिए दोस्तों ये सवालों के जवाब आपको कैसे लगे जरूर मुझे कमेंट में बताइएगा। और अब हम आपको डेली इसी तरह के प्रश्नों को लेके आएंगे ताकि आप लोगों का जो नॉलेज है वो आगे बढ़ते रहे। ठीक है दोस्तों, चलिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।